हमने क्या लिखा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल में? जो पॉजिटिव चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद इन द सॉलिड स्फीयर, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डिस्क्रीटली इधर उधर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, क्या कहानी है अपने पास। हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो, जैसे एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, ऐसे कुछ पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात। तो अब खेल क्या है, हमें एटम की स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन करनी है। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, ठीक है। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, तो क्या खेल है, इसके ऊपर मतलब सेंटर है स्फीयर का, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। क्यों लगेगा? फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैपिटल के क्यू टोटल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। हाँ या ना? अरे पता है ना, E इज इक्वल टू के टोटल चार्ज स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। और कैसा, रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? अगर यही फोर्स होता तो ये इलेक्ट्रॉन किधर गिर जाता, अंदर गिर जाता। लेकिन इसको बैलेंस कौन करेगा? अगर आप ध्यान से देखो, इसका फोर्स, इसका फोर्स और इस भाई का फोर्स, एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ये इसको क्या करेंगे, इस एफ पॉजिटिव वाले को एफ नेगेटिव का रिजल्टेंट क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे क्या रहेगा, चुपचाप से पड़ा रहेगा। सेम वे अगर इसको देखो, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, बाकी नेगेटिव इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड। मतलब उसने इस तरीके से एक्सप्लेन करा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड ड्यू टू balancing of electrostatic attractive force of positive charge, electrostatic attractive force of positive charge by repulsive electrostatic force by other negative charges। हाँ या ना? by repulsive electrostatic force by other negative charges। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज ने फोर्स लगाया, किधर लगाया, अंदर की तरफ, उतना ही नेगेटिव चार्ज ने क्या करा, रिपल्सिव फोर्स लगा दिया बाहर की तरफ, और दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, बैलेंस कर गए। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन होगी। अब ये कहानी आ गई। अब एक प्रॉब्लम है कि थॉमसन मॉडल गलत क्यों है, स्टेबिलिटी आ गई। हमें यहां से क्या क्या मिला कि भाई लिखो जरा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज दस एक्सप्लेन्ड। एटम की स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज दस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज आल्सो एक्सप्लेन्ड, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम इज आल्सो एक्सप्लेन्ड, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हो गई। अब गलती कहां पर है ये बताओ मुझे, गलत क्यों हुआ ये मॉडल?
फैराडेज एक्सपेरिमेंट में क्या गलती है भाई? एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। रदरफोर्ड में क्या गलती हुई? रदरफोर्ड में हमने देखा था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड ही गए थे। अगर इसके ऊपर भी इंसिडेंट कराओ तो ज्यादातर अनडेविएटेड ही जाएंगे। एक आधा जो टकराएगा उसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा उसके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों बातें गलत नहीं हो रही हैं, वो बातें एक्सप्लेन हो रही हैं। और कुछ स्पेक्ट्रम ये क्या दे रहा था फिर, ये बता दे मुझे। सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम देगा। अब आप देखो, एक मिनट ध्यान सुनो। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है, इतनी बात, हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। यहां पर क्या करेगा? एसएचएम करेगा। सिंगल फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जो ये फोटोन एमिट करेगा वो किस फ्रीक्वेंसी की एमिट करेगा? सिंगल फ्रीक्वेंसी की। लेकिन लेटर ऑन पाया गया कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ्स होती डिस्क्रीट है लेकिन बहुत सारी होती हैं। ठीक है, इतनी बात। तो आप ऐसे देखो, हाइड्रोजन एटम ले लो, यहां पर एक ही एटम, ऐसा एटम ले लो, हाइड्रोजन एटम। अगर आप हाइड्रोजन एटम लेते हो, देखो तो सारा पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इलेक्ट्रॉन होगा सेंटर पे, हाँ या ना? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर सेंटर पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स भी जीरो, और नेगेटिव चार्ज है नहीं जो उसको कोई रिपेल कर पाए, तो ये फोर्स इस पे क्या है? नेट जीरो आ गया, स्टेबल हो गया, न्यूट्रलिटी भी है। अब अगर मैं इसको हल्का सा भी इधर डिस्प्लेस करता हूं तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा तो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेगा। जबकि हम लेटर ऑन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है? डिस्क्रीट लाइन मल्टीपल लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, if we consider H atom electron will be at the center according to Thomson model. Electron will be at the center according to Thomson model. Therefore, when H atom gets excited, अगर ये एक्साइट होता है, एक्साइट मतलब इसको हमने सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस करा, it will finally emit only single line spectra. It will finally emit only single line spectra. But later on, for H atom, it was found that multiple discrete line spectrum is obtained. क्लियर इतनी बात? तो ये मॉडल क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी एक बहुत बढ़िया बात है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ओबे करता है। भाई फोटोन पड़े, अगर इलेक्ट्रॉन से टकरा के निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बातें तो एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसके साथ क्या थी? स्पेक्ट्रम वाली। ठीक है, अब लिखो जरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जब ये गलत हुआ तो हमने किसकी बात करी? रदरफोर्ड एटम की। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट देखें रदरफोर्ड का क्या था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? किसी बच्चे ने पूछा है कि सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। कौन था ये? एक मिनट, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम कैसे पता चला? भाई एक काम कर, इस जो इलेक्ट्रॉन था ना, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दे सेंटर से,
एसएचएम की इक्वेशन आएगी, एसएचएम की इक्वेशन आएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, ठीक है। उसी फ्रीक्वेंसी का वो क्या एमिट करेगा, फोटोन, ठीक है। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, लिखो, अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड on extremely thin metal foil. Alpha particles are bombarded on extremely thin metal foil and from scattering of alpha particles we concluded about structure of atom. मतलब जिस तरीके से स्कैटरिंग हुई उसी के हिसाब से हमने क्या कहा कि एटम का ये स्ट्रक्चर है, वो भी देखेंगे कैसे। अब जरा देखो भाई हमारे पास क्या है, लेड बॉक्स, रेडॉन, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियस, ठीक है, इतनी बात। अब ये क्या एमिट करेगा, ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा भाई, ठीक है, इतनी बात। अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा हर डायरेक्शन में, यहां पर हमने लेड कॉलीमीटर लगाया, कॉलीमीटर का काम है कि सीधे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स को जाने दे, ठीक है, जो इधर उधर एंगल पे जा रहे थे उनको क्या कर दिया, रोक दिया। लेड कॉलीमीटर, बाकी को एब्जॉर्ब कर दिया इसने। अब ये सीधे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहां पर हमने थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, और इसके आगे कुछ दूरी पे जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, जिसके ऊपर हम डिटेक्टर या काउंटर चला रहे थे। मतलब काउंटर मतलब कितने अल्फा पार्टिकल किस जगह पर पड़े वो काउंट करेगा, ठीक है, इतनी बात। ठीक है, कैसे काउंट करेगा, स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, इतनी बात। मतलब नंबर ऑफ स्पॉट्स को क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा, ठीक है। अब सबसे पहले लिखो जरा, वाई गोल्ड फॉइल इज टेकन। सबसे पहले तो हम गोल्ड के ऊपर क्यों बम्बार्ड करा रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। वाई गोल्ड फॉइल इज टेकन, पहला कारण गोल्ड को हम बहुत थिन करा सकते हैं, ठीक है, तो लिखो जरा हाईली मेलेबल, हाईली मेलेबल। एक्चुअल में हम चाहेंगे क्या, देखो एक मिनट, मैं चाहूंगा मुझे पढ़ना क्या, एटम का स्ट्रक्चर ना, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो मैं ये चाहूंगा कि अल्फा पार्टिकल एक ही एटम के साथ इंटरेक्ट करे। अगर मैं थिक कोई फॉइल ले लूं तो जब अल्फा पार्टिकल पढ़ेंगे तो इसके अंदर यहां पर बहुत सारे एटम होंगे, तो जब अल्फा पार्टिकल फाइनली निकलेगा तो इन सबके साथ इंटरेक्ट करके निकलेगा। मेरा पर्पस क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल एक गोल्ड एटम के साथ ही क्या करे, इंटरेक्ट करे, तो मुझे गोल्ड एटम का, सिंगल गोल्ड एटम का क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो क्या कहानी है, हमने क्या लिखा, हाईली मेलेबल सो कैन बी
drawn into thin sheets, so can be drawn into thin sheets, thereby alpha particle interacts with minimum number of gold atoms. हाँ या ना? अगर आप कोई और शीट लोगे, एल्युमिनियम की लोगे, तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल 100-200 एल्युमिनियम एटम्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद बाहर निकले, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, 2 या 3 या 4 के, क्योंकि हम गोल्ड फॉइल को 10⁻⁶ के ऑर्डर का बना सकते हैं या और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात। तो क्या कहा मैंने, हाईली मेलेबल, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, सो अल्फा पार्टिकल विल इंटरेक्ट विद मिनिमम नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, जितना भी पॉसिबल है मिनिमम, ठीक है। अब एक और फायदा है, लिखो, मास ऑफ गोल्ड एटम is nearly 50 times the mass of alpha particle, is nearly 50 times the mass of alpha particle. गोल्ड एटम का मास लगभग 50 गुना, 197 और 4 ऐसा कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो जब कोलिजन होगा अल्फा पार्टिकल का गोल्ड एटम के साथ में, आप दीवार के साथ आप जाके टकरा जाओ, दीवार चलती है क्या? नहीं चलती। तो गोल्ड एटम ड्यूरिंग इंटरेक्शन क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो प्योरली अल्फा के ही स्कैटरिंग के आएंगे। अगर गोल्ड भी चलने लगता तो फिर रिजल्ट क्या हो जाते? अलग आ जाते। तो लिखो जरा, लिखो, ड्यूरिंग इंटरेक्शन, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल, सॉरी गोल्ड एटम remains stationary, remains stationary. गोल्ड एटम क्या रहता है? नियरली क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। इतनी बात। अब हमें जो कहानी मिली, ठीक है, इतनी बात स्कैटरिंग की, तो वो लिख लेते हैं फॉर्मूला सबसे पहले। देखो भाई क्या आया हमारे पास, n इज इक्वल टू किससे? कूलम्स लॉ से और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी से हमने ये क्या करा? सॉल्व करा। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन सब चीजों से। तो जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है भाई हमारे पास। क्लियर इतनी बात? अब केमिस्ट्री में हम सिर्फ n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 लिख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में रिजल्ट ये कुछ यूज है इसका। देखो यहां पर लिखो जरा, कैपिटल N, ये वाला कैपिटल N नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कैपिटल N नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया एट एन एंगल थीटा ऑन स्क्रीन, मतलब थीटा के स्कैटरिंग एंगल एट एन एंगल थीटा ऑन स्क्रीन। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया एट एन एंगल एट स्कैटरिंग एंगल थीटा ऑन स्क्रीन, ऐसा भी कह सकते हैं, या एट एन एंगल थीटा ऑन स्क्रीन, ठीक है। एन आई, ये कैपिटल एन आई, कैपिटल एन आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रीचिंग ऑन स्क्रीन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रीचिंग ऑन स्क्रीन। ठीक है। स्मॉल एन कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एटम, मतलब नंबर ऑफ गोल्ड एटम पर यूनिट वॉल्यूम। यस और नो? स्मॉल एन कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एटम
मतलब कितने गोल्ड एटम पर यूनिट वॉल्यूम में है। Z आपको पता ही है, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया गोल्ड एटम का, ठीक है, कितना होता है 79। हाँ, और स्मॉल r क्या है, स्क्रीन का डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल r ये हो गया। के ई क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की। टी लिखो, टी थिकनेस ऑफ फॉइल, टी थिकनेस ऑफ फॉइल। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर थीटा छोटा है, मान लो 0 के आसपास है, ठीक है, 0 1 डिग्री 2 डिग्री, तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी कि नहीं होगी। मतलब इसका क्या आया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या चले गए, अनडेविएटेड चले गए। तो लिखो जरा, जुबिन स्मॉल n है कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एटम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एटम मतलब नंबर ऑफ गोल्ड एटम पर यूनिट वॉल्यूम। अब लिखो जरा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, शिवम पवार कह रहा है आर क्या है, ये देख बना रखा है मैंने, आर है स्क्रीन का रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द गोल्ड एटम, ठीक है, और कुछ, और ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो याद करने की जरूरत है दैट इज कैपिटल N/T, बस इतना याद करना है, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब लिखो जरा, बाकी कैपिटल N/T प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2, ठीक है, कैपिटल N प्रोपोर्शनल नहीं, N/T ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, मोस्ट ऑफ द गोल्ड एटम्स, सॉरी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो अनडेविएटेड, ठीक है, वेरी फ्यू scatter नियरली एट एंगल 90 डिग्री, मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री पर स्कैटर करेंगे, ठीक है, इतनी बात, वेरी फ्यू, एंड वेरी वेरी फ्यू स्कैटर एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड that one alpha particle in about 20,000 alpha particles, 1 in 20,000, it is observed that 1 in 20,000 alpha particles scatter at an angle 180 डिग्री, मतलब वापस आ गया, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या क्या है, पहले ग्राफ बना लें इसका थीटा के साथ। मतलब n जब 0 के आसपास है तो जितने, मतलब अगर हम मान लें 1 लाख आ रहे हैं तो 1 लाख में से 10 छोड़ दो, बाकी सब क्या हैं, 0 वाले के आसपास हैं। 10 में से 3 या 4 ऐसे हैं जो 90 के आसपास हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, 1-2 ऐसे हैं जो 90 से बड़े हैं, और एक आधा ऐसा होगा जो 180 पे वापस आएगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है, इतनी बात। अब कंक्लूजन लिखो, कंक्लूड क्या होता है इससे। अब एक चीज देखो, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और गोल्ड एटम न्यूट्रल है, यही बात है, ठीक है। तो अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब उनका इंटरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नहीं हो पा रहा है, हाँ या ना। पॉजिटिव चार्ज से होता तो क्या करते, रिपेल होते थोड़ा बहुत, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि पूरे स्फीयर में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसके फोर्स को आप भाई देखो, अगर आप ऐसे देखो, अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5, अब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है सपोज, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फोर्स आप देखोगे तो इसका अट्रैक्टिव, इसका अट्रैक्टिव, इसका अट्रैक्टिव ऐसे ऐसे होगा, कुछ इसके ऊपर भी होंगे, उनका उधर की तरफ अट्रैक्टिव, तो इलेक्ट्रॉन के फोर्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारा खेल किसका है, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह पर कंसेंट्रेटेड है।
तो अगर ये खाली जगह ज्यादा है, इसका कोई इफेक्ट दूर पर नहीं पड़ रहा अल्फा पार्टिकल पे, तो क्या करेगा, सीधे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास आना शुरू होंगे तो डिफ्लेक्शन अपीयर करना शुरू करेगा, और बिल्कुल ही हेड ऑन आएगा तो कितने पे डिफ्लेक्ट होगा, 180 डिग्री पे। यही कहानी है। तो लिखो जरा कंक्लूजन पहला, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। इतनी बात, ज्यादातर एटम क्या है, एम्प्टी है भाई, ठीक है। लिखो एंड होल पॉजिटिव चार्ज, and whole positive charge and nearly whole mass is concentrated in very small region of atom called as nucleus, in very small region of atom called as nucleus। ये कंक्लूजन था भाई कि रदरफोर्ड ने कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग लगभग सारा मास, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1837 गुना बड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो अगर प्रोटॉन सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठा है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर मास एटम का और सारा पॉजिटिव चार्ज कुछ एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड, उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। और बाकी उसके बाहर का हिस्सा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ज्यादातर एम्प्टी है, ठीक है। इतनी बात। अब लिखो जरा, रदरफोर्ड मॉडल से हमने न्यूक्लियस के साइज के बारे में कमेंट किया था भाई, ठीक है। तो ये भी लिख लो, फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस वाज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट हुआ मैं बताऊं, उसने अल्फा पार्टिकल को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी, किस पे, हेड ऑन कोलिजन वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। वो कहां तक जाएगा, न्यूक्लियस को छू के क्या करेगा, वापस आएगा उसके बाउंड्री को। तो हमने क्या करा, जो इंपैक्ट पैरामीटर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में वो ये अपने पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर के, ये आया और ऐसे वापस आ गया। तो अब यहां पर जब पहुंचा, ठीक है, इतनी बात, इसका चार्ज कितना, Ze प्लस, और इसका कितना होता है 2E प्लस। जब यहां पहुंचा और वापस लौटा तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, तभी वापस लौटेगा, ठीक है। इतनी बात। तो हमने क्या करा, ये वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, K 2ZE² अपॉन RN। इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लो, ज्यादा बेटर, क्योंकि के बराबर हो जाएंगे वरना, ठीक है। इतनी बात। इससे आपका क्या आ गया, न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट रेडियस का, मतलब अप्रोक्सीमेट रेडियस आ गया, ठीक है। इतनी बात, नोट कर लो इसे। आपको वैल्यू दे देगा, Z की वैल्यू 79, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का मास आपको पता ही है, वेलोसिटी दे देगा कुछ अल्फा पार्टिकल को 2 × 10⁷, कैलकुलेट कर दो, रेडियस कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है। इतनी बात। अब आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, अब सुनो भाई। हाँ, उसने न्यूक्लियस के साइज के बारे में कमेंट किया था, एटम के साइज के बारे में नहीं करा था भाई, किसके बारे में, न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, atom is electrically neutral, whole positive charge and nearly whole mass, whole positive charge and nearly whole mass is concentrated in very small region called nucleus, in very small region called nucleus। अगला पॉइंट, negative charge is distributed around nucleus
but separated from it, negative charge distributed around nucleus but separated from it, मतलब न्यूक्लियस से दूर, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो जरा, अब अगर हम ये एटम ले लें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है Ze प्लस, और मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा ना सेपरेटेड फ्रॉम इट। अगर ऐसे ही है चुपचाप से तो ये तो इसमें गिर जाएगा, अगर ये ऐसा ही है तो इसमें क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड ने इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या कहा कि ये गोल चक्कर काट रहा है भाई, क्या कर रहा है, तो लिखो जरा, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम he proposed that electrons revolve around nucleus in circular orbits. Electrons revolve around nucleus in circular orbits. जब ये रिवॉल्व करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है, इनके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात बन गई है, ठीक है, इतनी बात, ये बात हो गई। तो इतना रदरफोर्ड ने बताया था भाई। अब रदरफोर्ड की गलतियां क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। लिखो जरा, स्टेबिलिटी आ गई, न्यूट्रलिटी आ गई, सारी बातें एक्सप्लेन कर दी उसने। अब गलत क्या हुआ, लिखो जरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है, लिखो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड nucleus, if electron is revolving around nucleus, if electron is revolving around nucleus, then it is accelerated, thereby emitting radiations, हाँ या ना, and gradually kinetic energy of electrons decrease, so the radius of circular orbit, अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट भी घटेगा, and finally electron will fall into the nucleus. मतलब हमारा एटम स्टेबल नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो एक गलती ये हो गई। दूसरी लिखो जरा, जब ये गोल चक्कर काट रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लूज कर रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम इसके करस्पॉन्डिंग आएगा वो कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा। तो लिखो जरा, लिखो, ऑल्सो फ्रॉम, also due to rotation of electron, also due to rotation of electron, continuous spectrum will be obtained। जबकि बाद में क्या पता चला कि कैसा होता है, डिस्क्रीट मल्टीपल लाइन स्पेक्ट्रा होता है। तो ये गलत बात है, ठीक है। अब ये सारे ड्रामे हो गए, है ना। अब इसके बाद लिखो जरा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिखो जरा, वैलिड ओनली फॉर एटम्स विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली बात तो बोहर एटॉमिक मॉडल की एक मजबूरी है कि किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही है, ठीक है, इतनी बात। तो वैलिड ओनली फॉर एटम्स विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतनी बात। अब जैसे एग्जांपल में लिखो, एच एटम, He प्लस एटम, Li+2,
Li+2 के बाद कौन आता है? बेरिलियम +3 आता है, Be+3, Na+10 एटसेट्रा। ठीक है, इतनी बात। और इन एटम्स को हम कहते हैं हाइड्रोजेनिक एटम्स। क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजेनिक एटम्स। अब बोर ने भी भाई अपने पोस्टुलेट दिए, ठीक है, इतनी बात। मतलब कुछ और, मतलब पोस्टुलेट दे दिया, कुछ पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, इतनी बात। तो पहला क्या था? लिखो, लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब लॉ ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स क्या कहता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इतनी बात। लिखो जरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स and centripetal acceleration is provided by Coulomb's force of nucleus on electron. Centripetal acceleration is provided by Coulomb's force of nucleus on electrons. Electron on electron, electrons तो है ही नहीं, सिर्फ क्या? इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो, तो ये पहला पोस्टुलेट था भाई। क्या आ गया हमारे पास? K ZE² अपॉन RM² इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया भाई, हाँ या ना? तो यहां से क्या है हमारे पास? इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा पोस्टुलेट, दूसरा लिखो, लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जैसे रदरफोर्ड में भी यही हो रहा था, लेकिन रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही थी? सॉरी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी घट रही थी और ग्रेजुअली कहां गिर गया? न्यूक्लियस में। तो यहां पर क्या है? बोर ने बोला कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस हैं न्यूक्लियस से, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी नहीं और वो वहीं पर रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, एट सम फिक्स्ड डिस्टेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस, at some fixed distances from nucleus, electrons when revolve, they are permitted to disobey Maxwell's law of electrodynamics. They are permitted to disobey Maxwell's law of electrodynamics. ठीक है, और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, जहां पर मैक्सवेल का क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लॉ डिसोबे हो जाए। क्या डिसोबे हो रहा है? कि घूम रहा है लेकिन तब भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। क्लियर इतनी बात? अब तीसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम ये बात पढ़ चुके हैं कि क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं करता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, क्योंकि वहां पर क्या होता है? स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं तो एनर्जी एमिट नहीं होती। ये बात पढ़ी हमने। तो लिखो जरा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, in stationary orbits electrons do not radiate energy
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, लिख दो उस बात को। क्या हो गया? ये आ गया। ये हमने प्रूव कर रखा तो दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब ये कहानी आ गई। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, बहुत सारी चीजें निकालेंगे, देखते हैं। ठीक है, एक एक करके तो निकालते हैं भाई। सबसे पहले देखो हमने क्या निकाला, रेडियस निकाला। सपोज आप एक काम करो बेटा, आप यहां से आर एन की वैल्यू यहां डाल दो। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वी एन। डाल सकते हो भाई, दो ही अननोन है ना, आर एन और वी एन। ठीक है, तो आर एन की वैल्यू हो जाएगी एन एच अपॉन 2πm/Vn। यहां डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा? Vn मिल जाएगा। पक्का? मैं सॉल्व ना करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो Vn कितना आ गया? Vn आ गया हमारे पास। रुको रुको, जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान रखना। ठीक है, Vn इज इक्वल टू, अरे फालतू बातें नहीं, जितना बोलूं उतना ध्यान रखना। Vn इज इक्वल टू ये आया। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये 2π पता है हमें, k पता है हमें, e स्क्वायर पता है, h हमें पता है। हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁶। Vn आ गया। ठीक है, अगला अब Rn की बात करें। Rn इज इक्वल टू के ई स्क्वायर मास उधर लिखा है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैं जानबूझ के इधर लिख रहा हूँ मास इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये भी काम आएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, जो केमिस्ट्री वाला है वो, उसमें मास हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। मास को हम किसको देते हैं? सिर्फ n² को, n और z को देते हैं। यहाँ मैं मास को भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, जब भी मैं लिखूंगा इसमें m आया ही नहीं कहीं, वेलोसिटी में m नहीं आया, देखो आप, लेकिन r में आ रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया? ये आ गया भाई। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी Vn अपॉन Rn। कोई दिक्कत है इसमें? अब Vn अपॉन Rn करोगे तो कितना आ रहा है? इनटू अगर वो कहता है कि ग्राउंड स्टेट में ओमेगा नॉट है, तो सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 8, थर्ड में कितनी? ओमेगा नॉट बाई 27। इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, इतनी बात।
अरे यार n क्यूब आ रहा है ना, ठीक है, n की वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट हो गया, n की वैल्यू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट वही रहेगा। तो कितना आ गया, एफ एन इज इक्वल टू अपॉन 2 पाई कर दो। आपको इतने बड़े रिजल्ट याद नहीं रखने, आपको ये चीज याद रखनी है जो इधर लिखी हुई, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी, वो कभी पूछेगा भी नहीं आपसे। टाइम पीरियड, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन गोल चक्कर काट रहा है तो इसके साथ एसोसिएटेड क्या है, करंट भी है। करंट है या नहीं है, अरे करंट होगा ही होगा, ठीक है, इतनी बात। करंट है तो करंट कितना है, आई ई इंटू एफ एन या ई अपॉन टी एन, हाँ या ना। तो कितना आ गया, आई एन करंट इज ई इंटू एफ एन, तो कितना हो गया, ये आ गया करंट, आ गया करंट भाई। इसके बाद अगर करंट एसोसिएटेड है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेंटर पे, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो देखो कितनी करता है, बी एन भाई, एक करंट करिंग सर्कुलर रूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यानी कि आई एन अपॉन 2 आर एन, ठीक है। इतनी बात मैं लिख दूं डायरेक्टली, आई एन की वैल्यू पता है, आर एन की वैल्यू पता है, डायरेक्टली डाल सकता हूँ। तो कितना आ गया, 8 पाई की पावर 4। ये सवाल मैंने जिस साल एग्जाम दिया था जेई का, उसमें ऑब्जेक्टिव आया था भाई, ठीक है, बताता हूँ कैसे। 8 पाई की पावर 4 म्यू नॉट के क्यूब ई की पावर 7 सवाल क्या आया था कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी है, बी नॉट है। जब सेकंड ऑर्बिट में तो कितनी होगी, तो बी नॉट बाई 32 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी नॉट बाई 32, ठीक है। तो अगर आपको एन और जेड के बारे में नहीं पता होगा तो आपकी खेल खराब हो सकते हैं, ठीक है। एम मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, अभी काम आ जाएगा। अब लिखो मैग्नेटिक, अच्छा अब एक बात बताओ, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका करंट है, करंट है तो वो एक करंट कैरिंग लूप बन गया, करंट कैरिंग लूप बन गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। यस और नो पढ़ा है हमने ऐसा, ठीक है। जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल, एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भी देख लेते हैं, जगह नहीं है, चलो आगे देखते हैं। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। कोई कुछ ज्ञान बांटना चाहेगा इसके बारे में, कुछ पता हो आपको इसके बारे में, ये क्वांटाइज होता है, ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है। दो चीजें क्वांटाइज होती हैं, एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतनी बात। अब ये क्वांटाइज होता है तो कितना आएगा, अच्छा एक चीज और आपने पढ़ी होगी, मैं उस तरीके से या यहाँ पर तो क्या कर सकता हूँ, आई एन मुझे पता है, आर एन मुझे पता है, वैल्यू डाल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरे तरीके से निकाल के बताता हूँ आपको, एम एन अपॉन एल एन इज इक्वल टू ई बाय 2m, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जायरोमैग्नेटिक रेशो।
मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी सिस्टम का, चार्ज सिस्टम का, सेकंड क्लास आपकी इधर है, इधर 11th की है, ठीक है। केमिस्ट्री की उधर होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्पेसिफिक चार्ज बाय 2, मतलब स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ सिस्टम अपॉन मास, स्पेसिफिक चार्ज अपॉन 2। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ऐसे देख लेते हैं। तो एम एन और एल एन कितना होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, अरे पता है हमें एन एच अपॉन 2 पाई, ये तो क्वांटाइज था ही। तो एम एन या तो इस तरीके से निकालूंगा या इस तरीके से, तो एम एन इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन 4 पाई एम। ये सुनो क्वांटाइज हो गया कि नहीं हो गया, और ये चीज तो फिक्स है ना, ठीक है। तो क्या हो गया, क्वांटाइज्ड। अब दूसरी चीज, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होगा तभी होगा, यस और नो। अरे एन की वैल्यू 1 डाल दो तो मिनिमम ही आएगा, ठीक है। तो एम एन मिनिमम इज ई एच अपॉन 4 पाई एम। मुझे याद नहीं आ रहा वैल्यू कितनी होती है इसकी, 10 की पावर कुछ 24 वगैरह कुछ आती है, ऐसी आती है ना कुछ, -24 करके कुछ, मुझे याद नहीं। बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं इसे वन। देखो भाई, मतलब मुझे नहीं पता कितनी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो भी आंसर आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर इज रेफर्ड एज 1 बोहर 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -24 आता है। 24 चुप, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। 1 बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं इसे, मैग्नेटिज्म वाले मेरी किताब में लिखा हो, बता रहा हूँ। 9.28, हाँ रूपाली, इंटू 10 की पावर कितना, जल्दी बता। बताएगी नहीं, मर गई। 10 की पावर -24, सही करें। ये वैल्यू होती है 9.28 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यही हो सकता है किसी भी सिस्टम का, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारे पास। अब हम आ जाए एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जी, और वो रहनी क्या है, फिक्स रहनी है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या रहनी है, फिक्स, क्योंकि वो रेडिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो भाई, बढ़ जाए आगे। अब देखो यार, हमने पढ़ा था कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एक इक्वेशन बनी थी ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाँ या ना, हो गई कि नहीं हो काइनेटिक एनर्जी, अरे हाफ एम वी एन स्क्वायर ही होगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस के क्यू वन क्यू, मतलब माइनस नहीं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो के क्यू वन इज जेड ई एंड क्यू टू इज व्हाट, माइनस ई। तो कितना आ गया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। और टोटल एनर्जी ई एन इज इक्वल टू यू एन प्लस के एन। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN। मानते हो कि नहीं मानते हो। एक चीज और, के एन और ए एन मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, हाँ या ना। और यूएन के क्या है, आधे हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम क्या करें यार, इस आर एन में, सॉरी इस ई एन में आर एन की वैल्यू डाल दें। हमने निकाली भी आर एन की वैल्यू, हाँ या ना, वाली वैल्यू डालते हैं, हमें ई एन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो कितना मिलता है जरा देखो भाई,
En comes out to be -2 पाई स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात, k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इनटू m कितना आएगा, ऊपर आएगा m, हाँ m ऊपर आएगा, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये आता है अपने पास। क्लियर है भाई? चेक कर लो एक बार, ये सही है गलत है? मेरे ख्याल से सही है। 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं भाई, मिटा दूं इसे, मिटा दूं, बेकार। अब आप एक काम करो, आप क्या करो, En is equal to मैंने CH से मल्टीप्लाई करा, CH से डिवाइड कर दिया। C इज स्पीड ऑफ लाइट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात। तो ये जो ड्रामा है is called as Rydberg's constant. बेटा एक चीज का ध्यान रखना, चलो ये हमारा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, आ गया रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको पता है शायद कितनी होती है, 1.09 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल था, ये रिडबर्ग कांस्टेंट आया हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, आया कि नहीं आया? अगर एटम बदल जाए, कोई दूसरा आ जाए, तो क्या रिडबर्ग कांस्टेंट बदल जाएगा? बदलेगा भाई, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं कांस्टेंट के आगे वर्ड यूज करूं यूनिवर्सल कांस्टेंट, तब तो कतई नहीं बदलता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ झोल जरूर है। और ये मास में बार बार अलग इसीलिए कर रहा था क्योंकि मास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा सेम चार्ज का, मतलब मैं ऐसे ले लूं, मैंने ले लिया न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन है, मास प्लस एम, सॉरी मास तो मास एम प्रोटॉन का और चार्ज प्लस ई, ये न्यूक्लियस है। और एक मैंने नेगेटिव पार्टिकल ले लिया ई माइनस चार्ज और मास प्रोटॉन के ही बराबर, मास किसके बराबर, प्रोटॉन के ही बराबर। तो अब रिडबर्ग कांस्टेंट कुछ अलग आएगा क्योंकि यहां पर कौन था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था अभी तक। अब मैं क्या करूं, मास किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। तो ये मास यहां बदल जाएगा कैलकुलेशन में, पूरे के पूरे मास बदलेगा तो आर की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है, इतनी बात। तो ये ध्यान रखना। अब ये हमारे रिडबर्ग कांस्टेंट आ गया। अब एक और चीज बेटा, RCH की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चलो हम 1 RCH इज इक्वल टू 1 रिडबर्ग एनर्जी भी कहते हैं। और किसके बराबर होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है और 2.17 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ये आ गया, ठीक है, इतनी बात। ये ड्रामा है पूरा, ठीक है।
कल बात करते हैं आगे इसके बारे में, अभी खत्म नहीं हुआ, बोर हमें काफी पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात ही ध्यान रखो।